नमस्कार, मैं हूं कुंज बंसल सारथी ग्रुप से। आज हम बात करेंगे कुछ फार्मा शेयर्स की, फार्मा सेक्टर्स की। ऑब्वियसली जब हम फार्मा सेक्टर की और फार्मा शेयर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए और आएगा कि फार्मा सेक्टर क्यों। इसके लिए हम 3-4 कारण समझेंगे ऑब्वियसली कि फार्मा सेक्टर क्यों, और उसको मार्केट कॉन्टेक्स्ट में भी हमको डालना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसे हम देख ही रहे हैं कि मार्केट सरप्राइजिंगली सबके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड एक तरफ वन वे चलता जा रहा है और ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। हमने मार्च 23 का जो लो निफ्टी में 7,500 का देखा था, वहाँ से हम करीब 10,800 निफ्टी पे आ गए हैं, जो एक करीब 35% का अपवर्ड मूवमेंट है और मोर और लेस वन वे रहा है। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, बट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट ने नहीं दी है। तो नेचुरल क्वेश्चन आता है कि अब ऐसे मार्केट में क्या करें। और जो फीडबैक मुझे आप लोगों से मिल रहा है कि काफ़ी लोग कैश में रह गए हैं या कैश में ही रहे, इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि सबको कोविड की वजह से करेक्शन और आता हुआ दिख रहा था। और वो नेचुरल भी था, कोविड का काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इकोनॉमी पे है और ये सरप्राइज़ है कि मार्केट उसको क्यों ध्यान में नहीं ले रहा है। ऑफकोर्स बहुत सारे पॉजिटिव ग्रीन शूट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रोथ है, कंज्यूमर डिमांड है, ऑटोमोबाइल सेल्स है, पर वो बात किसी और दिन करेंगे। जैसा मैंने कहा, आज का फोकस हमारा फार्मा सेक्टर, और उसमें ऑब्वियसली कुछ स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लगते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं एक कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, बीटा। कुछ शेयर्स, कुछ सेक्टर्स हाई बीटा और लो बीटा माने जाते हैं। अब उसको डिटेल में जाने का समय अपने पास नहीं है, पर मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊं तो हाई बीटा का मतलब है ऐसा सेक्टर या ऐसा शेयर जो बाज़ार से ज़्यादा चलेगा। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो ये ऑब्वियस है कि वो दोनों तरफ अप्लाई होता है। दोनों तरफ से मतलब अगर बाज़ार ऊपर जा रहा है तो ये सेक्टर्स, हाई बीटा सेक्टर्स, बाज़ार से ज़्यादा चलेंगे। अगर बाज़ार 10% बढ़ा है तो ये सेक्टर्स 15, 20, 18% तक बढ़ सकते हैं। और सेम वे जब बाज़ार गिरेगा तो ये बाज़ार से ज़्यादा गिरेंगे। हाई बीटा में कौन से सेक्टर्स आते हैं, कौन से शेयर्स आते हैं? ये है मेनली बैंकिंग, पूरा BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस पैक। इसमें आते हैं ऑटोमोबाइल शेयर्स, और इसमें आते हैं रियल एस्टेट के शेयर्स। और भी कुछ शेयर्स और सेक्टर्स छोटे मोटे आ सकते हैं, बट ये 3 मेनली हाई बीटा में माने जाते हैं। मतलब कि इनके शेयर जब भी बाज़ार ऊपर चलेगा तो बाज़ार से ज़्यादा रिटर्न देंगे, और जब भी बाज़ार नीचे गिरेगा तो ध्यान रखें बाज़ार से ज़्यादा गिरेंगे भी, एक इन जनरल। इनफैक्ट ये चीज़ हम बैंक निफ्टी को निफ्टी के कंपैरिजन करके देख सकते हैं। उसके सामने दूसरे शेयर्स ऑब्वियसली होते हैं कौन से? लो बीटा। तो लो बीटा शेयर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? ऑब्वियसली हाई बीटा का उल्टा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बाज़ार तेज़ी से चलेगा तो ये शेयर कम चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, स्लो एंड स्टडी रहेंगे। ऑब्वियसली हम ऐसे शेयर्स क्यों खरीदें? उसका फ़ायदा ये है कि जब भी बाज़ार नीचे जाएगा ये शेयर कम गिरेंगे, बाज़ार से नीचे गिरेंगे। तो ये लो बीटा का फ़ायदा है। लो बीटा में कौन से सेक्टर्स और शेयर्स आते हैं? फार्मास्यूटिकल एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसलिए मैंने आज फार्मा चूज़ किया है। जैसा मैंने पहले कहा, हम बाज़ार के 3 महीने के पीक के आसपास ये डिस्कशन कर रहे हैं और बाज़ार में इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मा के अलावा कंजम्पशन सेक्टर के शेयर्स भी लो बीटा में आते हैं। उसमें कंजम्पशन दोनों, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल में आपके FMCG शेयर्स वगैरह आ गए। ड्यूरेबल्स में सब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, होम अप्लायंसेज, किचन अप्लायंसेज, ये सब आ गए। और भी कुछ सेक्टर्स और शेयर्स इसमें रह सकते हैं, बट मेन मुख्य तौर पे फार्मा और कंजम्पशन शेयर्स जो है लो बीटा में माने जाते हैं। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे। तो एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी हम लोअर लेवल ऑफ इंडेक्स, बाज़ार के नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हाई बीटा सेक्टर्स में करें। क्यों? क्योंकि बाज़ार जब भी नीचे है, करेक्शन में आया हुआ है या बहुत टाइम से चला नहीं है, तो उम्मीद ये है कि चलेगा, कभी ना कभी सूनर और लेटर चलेगा, और चलेगा तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो जब भी बाज़ार का इंडेक्स लो हो, जैसे हमने देखा कि फरवरी के बाद फरवरी और मार्च 2 महीने में करेक्शन आता जा रहा था, और ऑफकोर्स मार्च का बॉटम हमें अब पता है, तब पता नहीं था। बट एज ए स्ट्रेटजी गिरते मार्केट में जब भी हम इन्वेस्ट करें या लो मार्केट में, तो हाई बीटा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल वगैरह, ऑफकोर्स शेयर की क्वालिटी हमेशा आपको चेक करनी पड़ेगी, उसमें इन्वेस्ट करें। और ऐसे ही अब जैसे अभी का सिनेरियो है, जैसा मैंने कहा, हम हाई ऑफ द मार्केट पे, एटलीस्ट रीसेंट 3 महीने के हाई पे बैठे हैं, लाइफ हाई से अभी भी दूर हैं। तब क्या करें?
तब ऑब्वियसली इसकी उल्टी स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी कि बहुत चले हुए बाज़ार में, जैसा मैंने कहा 35% बाज़ार चल गया है, एक एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि शायद करेक्शन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है और ऊपर चलने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। करेक्शन नहीं भी होगा तो कंसोलिडेशन होगा। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें किसी को भी पता नहीं होती हैं, हम बार बार देख चुके हैं। इसलिए तो एज ए स्ट्रेटजी बड़े हुए मार्केट में हायर लेवल ऑफ इंडेक्स में लो बीटा शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, कंजम्पशन हुआ, फार्मा हुआ, और इसलिए मैंने फार्मा सेक्टर चूज़ किया है। ऑफ कोर्स वो सिर्फ एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। किसी भी सेक्टर या कंपनी के शेयर्स को चलने के लिए फंडामेंटल परफॉर्मेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर फंडामेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं होगा तो हाई बीटा लो बीटा का कोई सेंस नहीं है। मेरे हिसाब से फार्मा में फंडामेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के साइन ऑलरेडी आ चुके हैं, जो हमने कुछ मार्च क्वार्टर में देखे हैं और आने वाले समय में और देखेंगे। बहुत छोटे में हम 2-3-4 बात करें तो सबसे पहले तो जो डेवलपमेंट हुए हैं, या जो मुझे क्यों लग रहा है कि फंडामेंटल इंप्रूवमेंट होगा, उसके 3-4 कारण हैं। एक तो हम देखेंगे पिछले कुछ महीने में यूएस एफडीए अप्रूवल्स की रेट बढ़ गई है, जो एक पहले इनफैक्ट हम ये ध्यान में रखें जब ये बात कर रहे हैं तो फार्मा सेक्टर पिछले करीब अगर हम पिछले 3 महीने को छोड़ दें, जब ये बहुत शार्पली चला है, तो 4 साल की अंडर परफॉर्मेंस थी, और 4 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब बाहर निकल रहा है। 4 साल के अंडर परफॉर्मेंस का कारण बहुत सारे थे, उसमें यूएस एफडीए का कंटिन्यूअस रिजेक्शन काफ़ी सारी कंपनीज़ के प्लांट्स का एक बहुत बड़ा कारण था, जो अब धीरे धीरे अप्रूवल में बढ़ता जा रहा है। उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। और ऑफ कोर्स कंपनीज़ के और मैनेजमेंट्स कैसे प्लांट को ऑपरेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, पर फिर भी उसकी रेट बढ़ी है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं कि सडनली कोविड की वजह से यूएस को दवाइयों की ज़रूरत है, फार्मा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फार्मा प्रोडक्ट्स में यूएस मार्केट में, तो वो एक कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि 2-3 साल से जो कंटिन्यूस वो इंस्पेक्शन कर रहे थे, उनके प्रोसेसेस अब ठीक हो गए हैं, तो इसलिए एनीवे वो अप्रूवल का स्टेज आना शुरू हो जाना चाहिए था। तो वो एक कारण है कि सेक्टर की फंडामेंटल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हो रही है। दूसरा कारण है ऑफ कोर्स कोविड। अब कोविड के पॉजिटिव हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट देखे हैं हमने, और हो भी सकते हैं, और ज़्यादातर नेगेटिव ही रहे हैं अगर हम दूसरे सेक्टर में देखें तो। फार्मा में क्या हुआ है कि क्रोनिक डिजीज़ वो होती हैं जो लंबे समय तक चलती रहती हैं, और उनका जनरली इलाज और कोई नहीं होता है एक्सेप्ट कि आप दवाई रेगुलर लेते रहें। जैसे ब्लड प्रेशर है, एक बार आपको ब्लड प्रेशर हुआ तो लाइफ लॉन्ग आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी पड़ती है, तो ब्लड प्रेशर एक क्रोनिक डिजीज़ माना जाता है। ऐसे ही डायबिटीज़ है, ऐसे ही हार्ट डिजीज़ हैं और कुछ डिजीज़ हैं। तो कोविड जब से आया तो एक लोगों के दिमाग में फियर बैठ गया कि दवाइयों की शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज होने से जो लोग रेगुलर दवाइयाँ लेते हैं वो दवाई नहीं होने की रिस्क नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने स्टोरेज शुरू कर दिया। जैसे हमने शुरू में देखा था बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, मैगी की नूडल्स में स्टोरेज शुरू हो गया था जो शॉर्ट सप्लाई में थी, बिस्किट शॉर्ट सप्लाई में थे शुरू में, और बहुत सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से डिमांड क्रोनिक डिजीज़ की दवाइयों की बढ़ गई, जो कुछ मार्च क्वार्टर में दिखी, और उससे ज़्यादा अब जून क्वार्टर के रिजल्ट्स अब आना शुरू हो जाएंगे, उसमें दिखेगी और आने वाले टाइम में चलती रहेगी। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, चेंज हुआ है, सडनली बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होने लग गए। तो मैं ब्रीफली आपको 1-2 एग्जांपल दूं तो अभी पीरामल के फार्मा बिजनेस में कार्लाइल ने करीब 20% स्टेक लेने की घोषणा की है 3700 करोड़ रुपए पे। दूसरा अनाउंसमेंट है जेबी केमिकल को केकेआर प्राइवेट इक्विटी ने खरीदा है, वो 54% प्रमोटर से खरीदेंगे 3100 करोड़ से, और उसके बाद 20% की ओपन ऑफर भी देंगे। तीसरी डील हुई है सीक्वेंट साइंटिफिक, जो ह्यूमन फार्मा कंपनी नहीं है, एनिमल फार्मा है, पर फिर भी फार्मा है। अगेन उसमें कार्लाइल ने कंपनी को करीब पूरा 74% खरीदा है 1587-1600 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये बहुत सारे कारण हैं। अब तक आप बहुत बोर हो गए हैं तो काम की बात पे आते हैं कि कौन से शेयर। तो शुरू करते हैं। पहला शेयर है एलेम्बिक फार्मा। ये एक कंपनी है, बहुत माफ़ कीजिए, इसके पहले मैं एल्केम लेबोरेटरीज़ की बात करूंगा, वहाँ से शुरू करेंगे। एलेम्बिक भी अपने रिकमेंडेशन में है, उस पर बाद में आएंगे। उसका करंट भाव है करीब 2400 रुपये। आप में से बहुत सारे लोगों की ये भी एक फीडबैक आया है कि मैं बहुत हाई प्राइस शेयर्स के बारे में बात करता हूँ। एक बात ध्यान में रखिए, क्वालिटी शेयर्स, एक तो हाई प्राइस और हाई वैल्यूएशन में डिफरेंस करना है, दूसरा क्वालिटी शेयर्स अच्छे चले हुए ही होंगे। इनफैक्ट मैं अगर आपको फार्मा में एग्जांपल दूंगा तो एक शेयर है मार्क्सन फार्मा, जो अभी करीब 30 रुपये पे है। 5 साल में ये शेयर ने 70% का लॉस किया है। 5 साल पहले करीब 100 रुपये का भाव था,
और ये ही एल्केम लैब जिसकी हम बात कर रहे हैं 5 साल पहले मेरे ख्याल से करीब 1500 रुपये था, जो अभी 2500 पे है, और एग्जैक्टली 70% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मतलब 140% का फ़र्क एक छोटे शेयर, कम प्राइस शेयर और हाई प्राइस शेयर में आ गया। इसलिए हाई प्राइस शेयर में नहीं जाएं। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो अच्छे शेयर का 1 शेयर खरीदें, 2 खरीदें, 4 खरीदें, 10 खरीदें। आप में से जो पुराने लोग मार्केट में उनको मालूम होगा कि अब मार्केट लॉट का कॉन्सेप्ट नहीं है जब से इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ डीमटेरियलाइजेशन आ गया है। जब फिजिकल था तो मिनिमम 50 शेयर, 100 शेयर का मार्केट लॉट होता था, तो उस टाइम हाई प्राइस शेयर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी, दिक्कत होती थी। तो इसलिए ज़्यादा प्राइस से नहीं डरें। आपके पास कम पैसे हैं तो 1, 2, 5 शेयर खरीदें। तो एल्केम लैब है, जैसा मैंने कहा 2400 रुपये के आसपास भाव है। हाई में 2900 रुपये था, वहाँ से 16% के करेक्शन पे भी मिल रहा है, जिसका पीई है 25, जो आपको लग सकता है हाई होगा पर हाई नहीं है, ठीक ठाक पीई है, क्योंकि इसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। ब्रीफली एबिडा मार्जिन 18% के आसपास है, पैट मार्जिन 14% के आसपास है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। तो ऐसे में ये शेयर एक है। दूसरा आते हैं दीवीज लैब। अगर आपको 2400 रुपये महंगा लग रहा है तो ये शेयर उससे थोड़ा सा नीचे है, पर फिर भी आप कह सकते हैं हाई है, 2150 रुपये के आसपास है। हाई में 2500 रुपये था, वहाँ से फिर से 15% नीचे में मिल रहा है। इसके मार्जिन्स और नंबर्स तो और भी अच्छे हैं। एबिडा मार्जिन 34% है, पैट मार्जिन 25% है। ये सब नंबर FY20 के लिए मैं बता रहा हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, और ऑब्वियसली इस वजह से थोड़ा सा हाई PE पे चलता है, पर फिर भी एक अच्छा क्वालिटी शेयर है। अब हम आते हैं एलेम्बिक फार्मा, जो मैंने शुरू में बोला था। ये और भी कम भाव का है। ये करीब करीब 920-25 रुपये पे आपको मिल रहा है। हाई में 984 रुपये था, तो वहाँ से 50-55 रुपये नीचे है। अगेन नंबर्स हम देखेंगे FY20 के, तो एबिडा 26% है, पैट 18% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है, और 20 के PE पे आपको मिल रहा है। चौथा और आखिरी शेयर जो हम आते हैं, अगर आपको 900 रुपये भी ज़्यादा लग रहा है खरीदने के लिए, तो ये शेयर है करीब करीब 450 रुपये का। थोड़े टाइम पहले IPO आया था, बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी का नाम है एरिस लाइफ साइंसेस। हाई में 600 रुपये था, तो वहाँ से 150 रुपये करेक्शन पे मिल रहा है, 25% नीचे। अगेन बहुत अच्छे मार्जिन्स, बहुत अच्छे नंबर्स FY20 के मैं बात कर रहा हूँ। जो मैंने बहुत कम नंबर्स लिए हैं, जिसको भी डिटेल चाहिए वो मुझसे सेपरेटली हर बार की तरह संपर्क कर सकता है और ज़्यादा डिटेल ले सकता है। एबिडा मार्जिन 34% है, पैट मार्जिन 27% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, और मैंने जो बाकी तीनों शेयर बात की उससे कम वैल्यूएशन पे, उस खाली 17 के PE पे मिल रहा है। ऑफ कोर्स उसका एक कारण है कि कंपनी साइज़ में छोटी है बाकी तीनों कंपनी से, पर फिर भी गिवन द नंबर्स जो इसके हैं, अच्छे मार्जिन्स, अच्छे रिटर्न रेशोज़, ये PE लगता है इसकी री रेटिंग होगी और बढ़ेगा। तो कंपनी में जो रिटर्न आएगा वो इसकी ग्रोथ से भी आएगी और इसकी PE री रेटिंग से भी आएगी। तो ये 4 शेयर आप फार्मा के देखें, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। चाहें तो डिस्क्लोजर्स का ध्यान रखें। मैंने और मेरे क्लाइंट्स ने कभी भी खरीदे बेचे होंगे, डिपेंडिंग ऑन उनकी रिक्वायरमेंट, मेरे PMS में या पर्सनल अकाउंट में। इक्विटी रिस्क का ध्यान रखें। इक्विटी रिस्क की एसेट क्लास है, बहुत मार्केट तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है और वो शेयर्स को भी अफेक्ट करता है। मेरी रिकमेंडेशन जनरली लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म बाय एंड होल्ड होती हैं, पर अगर शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न मिलता है, आप पार्ट प्रॉफिट ट्रेडिंग बुक करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरी चैनल कुंज बंसल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में दे के आपका फीडबैक दें, क्रिटिसाइज़ करें। आपको जो अच्छा नहीं लगा, आप किसी और बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी बोलें, और बाकी हम बाज़ार में डिस्कस करते ही रहेंगे। आपके जो पुराने वीडियोस पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, आपने पसंद किया है। लास्ट वीडियो था क्लीन एनर्जी शेयर्स पे, उसके पहले के जो सारे अच्छे रिकमेंडेशन चल रहे हैं रेगुलर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे, नॉन बैंकिंग पे, वो आप सब ने बहुत पसंद किए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने कहा, आपकी कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके देते रहें और हम और बाज़ार को डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप इन 4 फार्मा शेयर्स पे ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।